एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। सुहेल को हाजी के आदमी उठाकर ले गए हैं। शारिक उछल पड़ा, क्या ये कब की बात है? समीना बोली, सुबह अखबार पढ़ने के बाद मैं भी तुम्हारे बारे में परेशान थी। मेरा ख्याल था कि तुम जहां कहीं भी होगे फोन पर मुझसे राब्ता करोगे, लेकिन 4 बजे तक तुम्हारी तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली तो मैंने सुहेल को फोन किया। फोन रशीद ने उठाया था। उसने बताया कि तकरीबन आधा घंटा पहले हाजी के 3 आदमी रेस्टोरेंट में आए थे। वो पहले तो सुहेल से तुम्हारे बारे में पूछते रहे, फिर असलहे के जोर पर उसे एक कार में बिठा कर ले गए। शारिक बोला, रशीद को कैसे पता चला कि वो हाजी के आदमी हैं? समीना बोली, वो लोग जाते हुए पैगाम दे गए थे कि अगर आधी रात तक शारिक ने अपने आप को हाजी के सामने सरेंडर न किया तो न सिर्फ सुहेल को कत्ल कर दिया जाएगा बल्कि माजी और रजिया को भी तलाश करके खत्म कर देंगे। शारिक बोला, मुझे मालूम था कि हमारी तरफ से जब कोई कार्रवाई होगी तो हाजी खामोश नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने माजी और रजिया के लिए किसी महफूज जगह का बंदोबस्त किया था। लेकिन बहरहाल तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? समीना बोली, तुफैल से पता चला था कि 2 दिन पहले तुम मासी मेहरा के घर पर थे। मेरा ख्याल था कि अब भी तुम वहीं होगे। मैंने तुफैल को मासी मेहरा के घर भेजा लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। फिर मुझे ख्याल आया कि तुम यहीं हो सकते हो, इसलिए मैं यहाँ चली आई। गेट पर दस्तक देते हुए मैंने शाहपरी का नाम पुकारा था ताकि तुम मुझे शनाख्त कर लो। जाहिर है शाहपरी के बारे में सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। उसकी तरफ से कोई इत्तला मिली? शारिक ने नफी में सर हिलाया, बोला, अभी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसे फैसलाबाद से बुलाना ही पड़ेगा। हाजी वाले मामले में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। समीना बोली, सुहेल के बारे में क्या करना है? शारिक बोला, जाहिर है उसे लावारिस तो नहीं छोड़ा जा सकता। हाजी अपने भांजे के कत्ल का इंतकाम लेना चाहता है, लेकिन अगर सुहेल को कुछ हुआ तो मैं हाजी के खानदान के एक एक फर्द को खत्म कर दूंगा। इसी दौरान पप्पू चाय लेकर आ गया। शारिक ने पप्पू से कहा, चाय यहीं रख दो और जफरी को भी बुलाऊं। पप्पू ने चाय के कप चारपाई के सामने पड़ी हुई छोटी मेज पर रख दिए और कनखियों से समीना की तरफ देखता हुआ निकल गया। तकरीबन 2 मिनट के बाद वो जफरी के साथ वापस आया। वो दोनों सामने वाली चारपाई पर बैठ गए। शारिक ने गोया तारुफ करवाया, बोला, ये समीना है और समीना ये मेरे वफादार दोस्त पप्पू और जफरी हैं। जफरी ने हैरत से कहा, समीना बीबी, बड़ा नाम सुना है जी आपका। माजे गुज्जर के साथ आपने शारिक बाबू के साथ मिलकर जो कुछ किया वो हम सबको मालूम है जी। बड़ा जिगरा है आपका। वो अजीब सी नजरों से समीना की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो समीना से बहुत मुतासिर हुआ था। एक तो ज़ेरे ज़मीन दुनिया में समीना का नाम ही दूसरों को मुतासिर कर देने के लिए काफी था, और दूसरे उसका हुस्न शबाब भी होश उड़ा देने वाला था। शारिक उन दोनों को मुतवज्जे करते हुए बोला, अब मसला ये है कि हाजी ने हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आज 4 बजे उसके गुंडे मेरे दोस्त सुहेल को उठाकर ले गए हैं और उसने ये धमकी भी दी है कि अगर मैंने आज रात तक अपने आप को उसके हवाले न किया तो वो न सिर्फ सुहेल को कत्ल कर देगा बल्कि मेरी माँ और बहन को भी तलाश करके उन्हें खत्म कर देगा। जफरी सोचने वाले अंदाज में बोला, सुहेल ये वही तो नहीं जिसका अनारकली में होटल भी है? शारिक बोला, हाँ वही, मेरे बचपन का दोस्त। मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया है, बहुत नुकसान उठाया है मेरी खातिर। मैं उसका एहसानमंद हूँ और अब मेरी ही वजह से हाजी ने उसे अगवा किया है। इस मौके पर मैं उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता। पप्पू बोला, फिक्र ही मत करो शारिक बाबू, अगर सुहेल बाबू को कुछ हो गया तो हाजी से ऐसा बदला लेंगे कि उसकी आने वाली नस्लें याद करेंगी। शारिक बोला, इसके लिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हाजी ने आधी रात तक की मोहलत दी है और हमें उससे पहले ही कार्रवाई करनी होगी। जफरी बोला, जो कहोगे हम करेंगे शारिक बाबू। शारिक बोला, मेरा ख्याल है हाजी की समनाबाद वाली कोठी पर गोलियों का थोड़ा सा छिड़काव कर दिया जाए, उसके लिए ये वार्निंग काफी होगी। पप्पू बोला, सिर्फ गोलियों का छिड़काव नहीं, मेरे जहन में एक और तजवीज है, और फिर वो अपनी तजवीज बताने लगा। शारिक बोला, ठीक है, हम 10 बजे यहाँ से निकलेंगे। पप्पू तुम खाना तैयार कर लो, हम सब खाना खाकर जाएंगे। पप्पू और जफरी चले गए। शारिक ने समीना से पूछा, ये गाड़ी किसकी है? समीना मुस्कुराते हुए बोली, चोरी की। घर से तो ये सोचकर निकली थी कि किसी टैक्सी या रिक्शे पर यहाँ होंगी, लेकिन लिबर्टी मार्केट की तरफ आते हुए एक कोठी के सामने ये गाड़ी नजर आई। चाबी भी इग्निशन में लगी हुई थी। गली में कोई नहीं था। मैंने मौके से फायदा उठाया और गाड़ी ले आई। शारिक बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, इस वक्त हमें गाड़ी की जरूरत भी थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, हम तुम्हें मेन रोड पर किस जगह उतार दें? तुम टैक्सी पर घर चली जाना।
मैं बाद में किसी वक्त आ जाऊंगा। समीना बोली, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। समीना का लहजा ऐसा था कि शारिक इनकार न कर सका। 9 बजे उन्होंने खाना खा लिया और ठीक 10 बजे वो कोठी से निकल गए। शारिक ने समीना के लिए भी एक राइफल निकाल ली थी। उन सब ने चादरें ओढ़ रखी थीं और राइफलें चादरों में छुपी हुई थीं। समीना की शमूलियत के बाद इस प्रोग्राम में कुछ तब्दीली कर दी गई। कार के स्टीयरिंग के सामने शारिक और समीना उसके बराबर वाली सीट पर बैठी हुई थी। पप्पू और जफरी पिछली सीट पर थे। मेन रोड पर आने के बाद कार को सीधा ले जाने की बजाय शारिक ने उसे दाईं तरफ एक कच्ची सड़क पर मोड़ दिया। इस तरह वो यतीम खाने वाले चौक पर आने की बजाय एक मुख्तसर सा चक्कर काटते हुए शहरी हुदूद में दाखिल हो गए थे। शारिक अच्छी तरह जानता था कि शहर में जगह जगह चेकिंग हो रही होगी और फिर ये गाड़ी भी चोरी की थी। चेकिंग के दौरान वो कहीं भी फंस सकते थे। समीना ने बताया था कि जब वो उस तरफ आ रही थी तो समनाबाद मोड़ पर उसकी गाड़ी को रोका गया था, लेकिन गाड़ी में अकेली औरत को देखकर पुलिस वालों ने कुछ पूछे बगैर उसे जाने की इजाजत दे दी। वो एक तवील चक्कर काट कर पक्की ठट्ठी पहुंच गए और फिर वहां से उस सड़क पर निकल आए जिसकी एक गली में हाजी की कोठी थी। शारिक ने कार उसी गली में मोड़ी। ये गली काफी कुशादा थी। उसके दोनों तरफ कोठियां थीं और हर कोठी के सामने एक मुख्तसर लॉन भी था। हाजी वाली कोठी के सामने सफेद रंग की एक कार खड़ी थी। कोठी का गेट बंद था, लेकिन गेट और बरामदे की बत्तियां जल रही थीं। शारिक अपनी कार को हल्की रफ्तार से आगे लेता चला गया। तकरीबन 20 गज आगे जाकर उसने कार दाईं तरफ एक और गली में रोक ली। शारिक ने कार का इंजन बंद करके समीना की तरफ देखा। बोला, तुम समझ गई ना कि तुम्हें क्या करना है? समीना बोली, क्लैशनकोफ मुझे दे दो और ये पिस्तौल अपने पास रख लो। इसे तुम आसानी से इस्तेमाल कर सकोगे। हम इस गली के मोड़ पर तुम्हारे सिग्नल का इंतजार करेंगे। अगर कोई गड़बड़ हो तो फायर खोल देना। समीना ने अपनी क्लैशनकोफ शारिक के हवाले कर दी और उसका पिस्तौल लेकर पतलून की बेल्ट में उड़स लिया। कार से उतरकर उसने ठीक तरह से चादर ओढ़ी और हाजी की कोठी की तरफ चलने लगा। शारिक भी कार से उतरकर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया और समीना की तरफ देखने लगा। जफरी और पप्पू ने अपनी अपनी तरफ के दरवाजे खोल लिए थे और सीटों पर मुस्तैद बैठे थे। वो एक लम्हे के नोटिस पर राइफल लेकर कार से बाहर आ सकते थे। समीना हाजी की कोठी के करीब पहुंच चुकी थी। उसने एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा और कॉल बेल का बटन दबा दिया। गेट का जेली दरवाजा खुलने में ज्यादा देर न लगी। दरवाजा खोलने वाला बाहर नहीं आया था। समीना ने कदरे आगे झुककर कोई बात की, फिर 2 कदम पीछे हट गई। उसके साथ ही एक आदमी दरवाजे से बाहर आ गया। उसने भी चादर ओढ़ रखी थी। शारिक जानता था कि उसकी चादर के नीचे भी ऑटोमेटिक राइफल छुपी हुई थी। उसने गली में इधर उधर देखा और फिर समीना को इशारा करता हुआ दरवाजे में दाखिल हो गया। समीना भी उसके साथ ही दरवाजे में दाखिल हुई थी और फिर दरवाजा बंद हो गया। शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसने समीना को भेड़ियों के भट्ट में भेज दिया था। यह मंसूबा खुद समीना ने ही बनाया था और शारिक ने पहले तो उसकी मुखालिफत की थी, लेकिन फिर उसे समीना की बात माननी पड़ी थी। इस मंसूबे के मुताबिक समीना हाजी की कोठी में दाखिल होती। पहले तो वो अपने आप को मजलूम जाहिर करती, फिर असलहे के जोर पर कोठी के चौकीदार को काबू में करके बाहर मौजूद शारिक वगैरह को सिग्नल देती और वो भी अंदर आ जाते और अपनी कार्रवाई शुरू कर देते। दूसरी तरफ कोठी के गेट में कदम रखते हुए समीना का दिल कांप रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि कोठी के अंदर कदम रखने के बाद उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती। वो हाजी के आदमियों को अच्छी तरह जानती थी। वो इंसान नहीं, दरिंदे थे। उन्हें अगर जरा भी शुबा हो गया तो वो लोग उसे चीर फाड़ कर रख देंगे, लेकिन वो हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने को तैयार थी। जिस शख्स ने गेट खोला था वो उस कोठी का चौकीदार रहमत था। पहले 1-2 मरतबा समीना शारिक के साथ हाजी से मिलने यहाँ आई थी तो उस वक्त भी यहाँ का चौकीदार रहमत ही था। वो समीना को अच्छी तरह पहचानता था। समीना ने उसे बताया था कि वो शारिक के शिकंजे से भाग कर आई है और हाजी को एक अहम इत्तला देना चाहती है। रहमत को शायद कुछ शुबा हुआ था, इसलिए उसने बाहर झांक कर भी देखा। गली में दोनों तरफ दूर दूर तक कोई नहीं था और शायद मुतमईन होकर वो समीना को अंदर ले आया था। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। समीना गेट में दाखिल होकर इधर उधर देखने लगी। बरामदे के सामने नीले रंग की एक छोटी कार खड़ी थी। कोठी के अंदर भी बाज कमरों में रोशनी हो रही थी। समीना ने रहमत की तरफ देखते हुए पूछा, हाजी साहब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं क्या? रहमत बोला, नहीं, वो चले गए हैं। 10-15 मिनट पहले आती तो उनसे मुलाकात हो जाती, लेकिन हाजी साहब के होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता। हम तो यहाँ मौजूद हैं, हाजी को भी इत्तला हो जाएगी। समीना बोली, ये कार किसकी है और बाहर किसकी कार खड़ी है? रहमत बोला, ये कार तो यहीं रहती है और बाहर हाजी के मुंशी की कार खड़ी है। हाजी के बिजनेस का सारा हिसाब किताब इलियास के पास है। वो हाजी को इस हफ्ते का हिसाब देने के लिए ही यहाँ आया था। वो लोग बरामदे में पहुंच गए थे। रहमत ने दरवाजा खोल दिया। पहले समीना अंदर दाखिल हुई और फिर रहमत। अंदर आकर रहमत ने यह दरवाजा भी बोल्ट कर दिया। समीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो ड्राइंग रूम में आ गए।
अंदर लंबा तड़ंगा एक आदमी बैठा मेज पर बिखरे हुए कागजात समेट रहा था। मेज के करीब ही स्याह रंग का एक ब्रीफकेस भी खुला पड़ा था, जिसमें बड़े नोटों की चंद गड्डियां रखी हुई थी। समीना ने उस शख्स को फौरन पहचान लिया। वो हाजी का अकाउंटेंट इलियास था। रहमत ने दरवाजे के करीब रुककर कहा, इलियास बाबू, देखो ये कौन आया है। उसने अपनी चादर उतार दी थी और उसके कंधे पर लटकी हुई क्लैशनकोफ साफ नजर आ रही थी। इलियास ने सर उठाया और समीना को देखकर उछल पड़ा। तुम? समीना ने उसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया। बोली, जी हाँ, मैं शारिक की कैद से भाग कर आई हूँ और उसके बारे में हाजी को एक अहम इत्तला देना चाहती हूँ। मुझे हाजी के पास ले चलो या उसे फोन पर इत्तला दे दो। इलियास उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, हाजी को तो इत्तला बाद में दी जाएगी, पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। समीना बोली, क्या पूछना चाहते हो? उसने अपनी अंदरूनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा लिया था। इलियास बोला, तुम्हारा और शारिक का साथ तो बड़ा पुराना है। तुमने शारिक के साथ मिलकर बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की हैं। माझे गुज्जर की पार्टी को खत्म करने में शारिक से ज्यादा तुम्हारा हाथ है। ऐसी मिसालें मेरे सामने मौजूद हैं जब तुमने शारिक के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन अब अचानक शारिक का साथ छोड़ देने का क्या मतलब है? कहीं तुम कोई चाल तो नहीं चल रही? समीना बोली, अगर कोई चाल होती तो मैं अकेली यहाँ ना आती। और जहां तक शारिक का साथ छोड़ने की बात है तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि शारिक इंसान नहीं, भेड़िया है। उसने पहले मुझे बर्बाद किया और अब मेरी बहन को भी बर्बाद करना चाहता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे दरमियान इख्तिलाफ का बायस बनी, इसलिए हम दोनों में झगड़ा हुआ। उसने मुझे समनाबाद ही के एक मकान में कैद कर दिया था। आज मौका मिला तो मैं वहां से भाग निकली। इलियास बोला, बहुत खूब। मेरा ख्याल है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। यहाँ आने का असल मकसद बताओ। समीना बोली, अगर मैं पुलिस के पास जाती तो मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाता, क्योंकि मेरे खिलाफ भी बहुत से केसेस हैं। मैं बहुत सोच समझ कर यहाँ आई हूँ। जब शारिक को पता चलेगा कि मैं भाग गई हूँ तो वो मुझे तलाश करके कत्ल करने की कोशिश करेगा, लेकिन हाजी के पास मुझे पनाह मिल जाएगी। शारिक इतना खौफनाक नहीं है जितनी उसकी दहशत फैली हुई है। मैं उसके बहुत से राज जानती हूँ। हाजी को जब इन बातों का पता चलेगा तो वो बहुत खुश होगा। इलियास बोला, लेकिन हाजी से पहले तुम्हें हम दोनों को खुश करना होगा। हाजी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा, वो बहुत घाघ आदमी है। लेकिन अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं इस बात की जमानत देता हूँ कि हाजी तुम्हें अपनी पनाह में ले लेगा। सिर्फ आज सुबह मैं तुम्हें हाजी के सामने पेश कर दूंगा। समीना बोली, नहीं, पहले हाजी को मेरे बारे में इत्तला दो। इलियास बोला, पहले मेरी बात मान लो, उसके बाद सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अगर ये काम राजी खुशी हो जाए तो बेहतर है, वरना तुम जानती हो कि अब होगा वही जो मैं चाहूंगा। समीना 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, तुम ऐसा नहीं करोगे? मैं हाजी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। इलियास बोला, हाजी से शिकायत तो तुम उस वक्त करोगी जब तुम जिंदा उसके सामने जाओगी। हाजी का हुक्म है कि तुम्हें और शारिक को देखते ही गोली से उड़ा दिया जाए। हाजी को ज्यादा खुशी तुम्हारी लाश देखकर होगी, तुम्हें जिंदा देखकर नहीं। फिर वो रहमत से बोला, रहमत, वहां खड़े क्या देख रहे हो? आगे बढ़कर इसकी चादर उतारो। रहमत ने क्लैशनकोफ कंधे से उतारकर दरवाजे के करीब दीवार से टेक लगाकर खड़ी कर दी। बोला, अभी लो इलियास बाबू, ऐसे मौके तो कभी कभी मिलते हैं। वो नपे तुले कदम उठाता हुआ समीना की तरफ बढ़ने लगा। इतनी देर की गुफ्तगू के बाद समीना ने यह अंदाजा लगा लिया था कि इस वक्त कोठी में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं और किसी के आने की तवक्को भी नहीं थी। वो सहमे सहमे से अंदाज में कदम उठाती हुई पीछे हटने लगी और बिलाखिर एक जगह रुक गई। पीछे सोफा था। रहमत के साथ अब इलियास भी आगे बढ़ रहा था। उन दोनों की आंखों में हवस चमक रही थी। इलियास तो एक जगह रुक गया और रहमत बदस्तूर आगे बढ़ता रहा। रहमत उसके सामने रुककर बोला, तुम तो लोगों के लिए हवा बनी हुई थी, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम्हारे नाम की सिर्फ दहशत ही थी। तुम में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि अपना बचाव कर सको, आखिर औरत ही हो ना। रहमत चंद लम्हे खामोश खड़ा समीना की तरफ देखता रहा। फिर उसने अचानक ही हाथ बढ़ाकर समीना की चादर खींच ली। समीना ने कोई मजाहमत नहीं की थी। उसने दोनों हाथ कूल्हों पर रखे हुए थे और बारी बारी दोनों की तरफ देख रही थी। सिर्फ 1 सेकंड में उसमें जमीनों आसमान का फर्क आ गया। 1 सेकंड पहले वो सहमी, डरी हुई और खौफजदा थी, लेकिन अब बड़े पुरएतमाद अंदाज में कूल्हों पर हाथ रखे खड़ी थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। इलियास ने उसकी जीन्स के बेल्ट में उड़सा हुआ पिस्तौल देख लिया था। रहमत की नजरें भी पिस्तौल पर जमी हुई थी। उन दोनों के चेहरे धुआं हो गए। इलियास हकला गया, धोखा। वो खौफजदा अंदाज में पीछे हटने लगा। समीना ने पिस्तौल निकाल लिया। बोली, क्या तुम लोगों ने समीना को इतना ही कमजोर समझ लिया था कि वो आसानी से तुम्हारे हाथ आ जाती? समीना का नाम आज भी दहशत की अलामत है और तुम जैसे बुज़दिल तो नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं। खबरदार अपनी जगह से हरकत न करना, वरना गोली मार दूंगी। और इस पिस्तौल की गोली तुम्हें जख्मी नहीं करेगी, तुम्हारे जिस्म के चीथड़े उड़ा देगी। इलियास हकलाया, हम बेकसूर हैं समीना बीबी,
हमसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो हाजी के मुलाजिम हैं, हम तो उसका हुक्म मानने पर मजबूर हैं, मुझे माफ कर दो मेरी बहन। समीना ने हल्का सा कहका लगाया, बोली, बहन, हाजी के हुक्म के बगैर तुम मुझसे क्या करने जा रहे थे? अगर हाजी तुम्हें अपनी बहन के साथ ऐसा करने का हुक्म दे तो क्या तुम उसके हुक्म की तामील करोगे? खैर, शायद तुम ऐसा भी कर गुजरो, इसलिए कि तुम लोग बेगैरत हो। अपनी गैरत और इज्जत तो तुम हाजी जैसे लोगों के हाथ बेच चुके हो, लेकिन अब हाजी को भूल जाओ, वो तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम दोनों उस तरफ आकर खड़े हो जाओ, दीवार की तरफ मुंह करके, और दोनों हाथ दीवार पर रख लो। जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो दोनों दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। दोनों ने हाथ सरों से ऊपर दीवार के साथ टिका दिए थे। समीना ने आगे बढ़कर रहमत का लिबास थपथपाया। उसके पास कुछ नहीं था, अलबत्ता इलियास की पतलून की जेब में पिस्तौल मौजूद था, जिसे समीना ने निकाल लिया। समीना उल्टे कदमों चलती हुई बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की के करीब पहुंच गई। उसने पर्दा हटाकर खिड़की का एक पट खोल दिया और बाएं हाथ की 2 उंगलियां मुंह में डालकर जोरदार सीटी बजाई। सिर्फ 2 मिनट के बाद शारिक और उसके साथी हाजी की कोठी के ड्राइंग रूम में मौजूद थे। वो बाहर की दीवार फांद कर आए थे। शारिक को देखकर इलियास और रहमत थर थर कांपने लगे। शारिक ने इलियास की तरफ देखते हुए पूछा, हाजी इस वक्त कहाँ है? इलियास कांपते हुए बोला, वो मॉडल टाउन वाली कोठी गया है, उसके कुछ गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं, वो उस कोठी में ठहरे हैं। शारिक बोला, वहां का फोन नंबर बताओ। इलियास ने फोन नंबर बता दिया। शारिक ने करीब रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से फौरन ही कॉल रिसीव कर दी गई। शारिक बोला, हाजी से बात कराओ। दूसरी तरफ से जवाब मिला, हाजी साहब अभी अभी कोठी में दाखिल हुए हैं और मेहमानों से बात कर रहे हैं। आप कौन हो? शारिक बोला, शारिक, उस बूढ़े शैतान से कहो कि शारिक बात करेगा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई और फिर यूं लगा जैसे रिसीवर अलग रख दिया गया था। शारिक अपने साथियों की तरफ देखने लगा। जफरी ने रहमत को बांध कर डाल दिया था और अब इलियास को जमीन पर गिराकर बांध रहा था, जबकि पप्पू बरामदे के सामने खड़ी हुई गाड़ी से पेट्रोल निकालकर कोठी में इधर उधर छिड़क रहा था। रिसीवर से उभरने वाली आवाज शारिक की समात से टकराई। हेलो, कौन बोल रहा है? उसे हाजी की आवाज शनाख्त करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। शारिक ने कहा, मैं शारिक बोल रहा हूँ हाजी, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने मुझे मरवाने की जो साजिश की थी उसकी बात मैं बाद में किसी वक्त करूंगा, लेकिन तुमने मेरी अदम मौजूदगी में मेरी माँ और बहन के साथ जो सलूक किया था वो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसका हिसाब भी तुम्हारे साथ बाद में किसी वक्त होगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुमने मेरे जिस दोस्त को उठवाया है उसका मेरे मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल बेगुनाह है। मैं तुम्हें तंबीह कर रहा हूँ हाजी कि अगर सुहेल को कोई नुकसान पहुंचा तो तुम्हारे खानदान के एक एक फर्द को चुन चुन कर खत्म कर दूंगा। इस वक्त तुम्हारा अकाउंटेंट इलियास मेरे कब्जे में है। ये रिश्ते में तुम्हारा साला भी होता है। अगर सुहेल 2 घंटों में अपने होटल वापस न पहुंचा तो सुबह होने से पहले तुम्हें इलियास की लाश मिल जाएगी। रिसीवर पर हाजी की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम जैसे कीड़ों को मसल कर रख दूंगा। शारिक बोला, शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा। ये लो, तुम खुद ही इलियास से बात कर लो। शारिक ने रिसीवर इलियास के कान से लगा दिया। इलियास कांपती हुई आवाज में बोला, हाजी, समीना और शारिक ने कोठी पर कब्जा कर लिया है, हमें बांध कर रखा हुआ है, इन्होंने पूरी कोठी में पेट्रोल छिड़क दिया है। शारिक ने रिसीवर इलियास के कान से हटा लिया और सीधा होते हुए खुद माउथ पीस में बोला, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं खाली पीली धमकी नहीं दे रहा। मैं 2 मिनट में इलियास को लेकर यहाँ से निकल रहा हूँ। रहमत यहीं रहेगा। तुम्हारे आने तक रहमत समेत ये कोठी राख का ढेर हो चुकी होगी। 2 घंटे बाद अगर सुहेल सही सलामत अपने होटल वापस न पहुंचा तो सुबह तुम्हें इलियास की लाश मिल जाएगी। उसके बाद तुम्हारे दूसरे रिश्तेदारों की बारी आएगी। हाजी फोन पर चीखा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा शारिक। शारिक ने रिसीवर पटक दिया। पप्पू से बोला, बाहर जो नीली गाड़ी खड़ी है उसमें कुछ पेट्रोल बचा भी है या नहीं? पप्पू ने कहा, उस गाड़ी में इतना पेट्रोल है कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। शारिक बोला, ठीक है। इलियास का मुंह बांध दो और इसे उठाकर कोठी के बाहर खड़ी हुई सफेद गाड़ी की डिक्की में डाल दो। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जफरी ने इलियास के मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसे कंधे पर लाद लिया और बाहर की तरफ चल पड़ा। मेज पर बिखरे हुए कागजात के साथ गाड़ी की चाबियां भी रखी हुई थी। शारिक ने चाबियों का गुच्छा उठाया, फिर उसकी नजरें खुले हुए ब्रीफकेस की तरफ उठ गईं। उसने नोटों के बंडल उठाकर पप्पू की तरफ बढ़ा दिए। बोला, ये अपने पास रखो, काम आएंगे। पप्पू ने नोटों के बंडल पतलून की जेबों में ठूंस लिए और शारिक से चाबियों का गुच्छा झपट कर बाहर दौड़ा। बाहर जाकर उसने गेट खोला, फिर सफेद गाड़ी की डिक्की खोल दी और इधर उधर देखते हुए जफरी को इशारा किया। जफरी तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर आ गया और इलियास को डिक्की में ठूंस कर ढकना बंद कर दिया। वो जब दोबारा गेट में दाखिल हुआ तो समीना और शारिक कमरे से निकल कर बरामदे में पहुंच चुके थे। समीना ने फिर चादर ओढ़ ली।
शारिक ने जफरी की तरफ देखते हुए कहा, यह गाड़ी निकालो, जल्दी करो। उसने सफेद गाड़ी की चाबियों का गुच्छा लेकर समीना की तरफ बढ़ा दिया। बोला, तुम बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आ रहा हूं। समीना बाहर की तरफ लपकी। पप्पू गेट पूरी तरह खोल चुका था। जफरी ने नीली गाड़ी बाहर निकाल दी। इस दौरान समीना भी सफेद गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर चुकी थी। कोठी के ड्राइंग रूम से रहमत की चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। शारिक कोठी से निकलकर समीना के साथ सफेद गाड़ी में बैठ गया। शारिक पप्पू से बोला, पप्पू तीली लगा दो और तुम दोनों अपने अड्डे पर पहुंच जाओ, मैं आज रात वहां नहीं आऊंगा। पप्पू बोला, ठीक है उस्ताद। उसने जेब से माचिस निकाली और दौड़ता हुआ बरामदे में पहुंच गया। बरामदे का दरवाजा खुला हुआ था। आगे राहदारी में कालीन बिछा हुआ था जिस पर पेट्रोल छिड़का जा चुका था। पप्पू ने माचिस की तीली जलाकर अंदर उछाल दी। कालीन ने फौरन ही आग पकड़ ली। पप्पू दौड़कर बाहर निकला और नीली गाड़ी में बैठ गया। जफरी फौरन ही गाड़ी को हरकत में ले आया। समीना ने भी झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों गाड़ियां गलियों में मुख्तलिफ समतों में निकली थीं। सड़क की तरफ मुड़ने से पहले शारिक ने पीछे मुड़कर देखा। हाजी की कोठी से शोले बुलंद होने लगे थे। पूरी कोठी में पेट्रोल छिड़का हुआ था जिसने फौरन ही आग पकड़ ली।